हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो अपना लेक्चर है ये रहेगा मराठा साम्राज्य के ऊपर। मराठा साम्राज्य के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा पीछे के क्लासेस में। आज ये मराठा साम्राज्य के ऊपर लास्ट क्लास है, इसके बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका इंडेक्स हम एक बार मोटा मोटी तौर पे देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास आप तभी समझ पाएंगे जब आपने पीछे की क्लासेस देखी हैं। अगर पीछे की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो पीछे देखें कितनी कितनी घटनाएं हुए हैं, कौन से संधियां हुए हैं, कौन से विवाद हुए हैं, और उसके बाद आप ये क्लास समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा तो भी आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एक तो सालबाई की संधि आज। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम सालबाई की संधि। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले सालबाई की संधि क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। फिर पढ़ेंगे हम बाजीराव द्वितीय के बारे में। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में, फिर पढ़ेंगे हम बसीन की संधि के बारे में। कई बार एग्जाम में प्रश्न आते बसीन की संधि के बारे में। जितनी संधि या कुछ संधि हम पहले पढ़ चुके थे, कुछ आगे आ रही हैं आज की क्लास में। फिर पढ़ेंगे हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। आज का ये इंडेक्स है भाई, क्या क्या पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम पूना की संधि। ठीक है, पूना की संधि और साथ ही साथ पेशवा पद का अंत। ठीक है, पेशवा पद का अंत पढ़ेंगे हम। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे सालबाई की संधि पढ़ेंगे, बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, बसीन की संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और तृतीय पूना संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्लास शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं हम, सालबाई की संधि के बारे में। सालबाई क्या थी, सालबाई की संधि क्या थी, इसके प्रावधान क्या क्या थे। ये जो सालबाई की संधि है, ये सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध चल रहा था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके दौरान कौन सी संधि हुई थी, एक पुरंदर की संधि हुई थी, दूसरी हुई थी बड़गांव की संधि हुई थी। दो संधि हम पढ़ चुके थे। तीसरी संधि कौन सी थी, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि क्या है, ये महादजी सिंधिया की मतलब मध्यस्थता के साथ हुई थी। इसमें मध्यस्थता की थी महादजी सिंधिया ने। ठीक है, महादजी सिंधिया ये कैंडिडेट हैं, ये कहते हैं कि भाई ऐसे कुछ काम ज़्यादा लड़ने में फायदा है नहीं, चलो मैं आपके बीच में आता हूँ और एक संधि करवा देता हूँ। महादजी सिंधिया आते हैं और एक संधि करवा देते हैं। इस संधि के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे ये देखें। सबसे पहले इस संधि में कहा गया कि सालसेट और थाना द्वीप है वो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। क्या क्या थे, सालसेट, ठीक है, सालसेट और थाना द्वीप है ना, ये अंग्रेजों को दे दिए। किसको दे दिए, अंग्रेजों को। क्लास को अच्छे से समझें, रटने वाली कोई चीज नहीं होगी, सब समझने की बात है। इसने क्या किया, सालसेट और थाना द्वीप अंग्रेजों को दे दिया इस संधि के तहत। चलो एक बात आपकी मान ली है, ये हो गई। दूसरी संधि की कंडीशन क्या थी, जो पेशवा है, जो बिल्कुल अल्पवयस्क यानी छोटी सी उम्र का, उनका नाम है माधव नारायण राव। ठीक है, कंपनी ने क्या कहा, ये हमें मिल जाएगा तो हम माधव नारायण राव को पेशवा मान लेंगे। ठीक है, माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया और इसको पेंशन भी देना स्वीकार कर दिया। माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया और इसको पेंशन देना कंपनी ने स्वीकार कर लिया। चलो इसको हम, कंपनी क्या कहती है, हम इसको पेशवा मान लेंगे और इसको पेंशन भी दे देंगे। दो कंडीशन तो हो गई। लेकिन इसी दौरान एक घटना ये होती है कि एक ये आदमी महादजी सिंधिया, एक आपने नाम पहले पढ़ा था नाना फडणवीस, दो व्यक्ति हैं नाना फडणवीस। ठीक है, ये खास घटना है, नाना फडणवीस वर्सेस महादजी सिंधिया। ये क्या करते हैं कि भाई मेरा प्रभुत्व मजबूत हो, ये कहता है कि मेरा प्रभुत्व मजबूत हो, ये कहता है कि मैं बड़ा राजनेता हूं, ये कहता है मैं बड़ा राजनेता हूं, ये कहता है कि मुझ में ज्यादा क्षमता है, ये कहता है कि मुझ में ज्यादा क्षमता है। अब इनका हो जाता है विवाद।
इस विवाद से माधव नारायण राव हैं जो पेशवा बने हुए हैं, ये हो जाते हैं बड़े परेशान, बड़े दिक्कत में आ जाते हैं और अंत में ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इनकी कठोर नीतियों के कारण, इनके दबाव के कारण, किसके, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के दबाव के कारण माधव नारायण कर लेते हैं आत्महत्या। ठीक है ना, माधव नारायण, ठीक है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। माधव नारायण राव आत्महत्या कर लेता भाई, यानी कि सुसाइड कर लेता है। ठीक है, ये कर लेता है आत्महत्या। अब जब राजा ही आत्महत्या कर लेगा तो ये मान के चलो कि प्रजा का क्या होगा। अब स्थिति खराब हो रही है और भी खराब हो गई, क्योंकि जब पेशवा ने ही आत्महत्या कर ली, इनके मतलब इनके दबाव में आकर, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के दबाव में आकर इसने आत्महत्या कर ली। फिर क्या हो जाता है, 1795 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है, सॉरी, महादजी की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महादजी की मृत्यु हो गई, इसकी हो गई मृत्यु। अब करता धरता कौन बचे हैं, सब काम काज किसके बच गए, फडणवीस की। किस्मतवश या बुरी किस्मत से बोल सकते हैं 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई, नाना फडणवीस भी नहीं रहे। ठीक है, नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई, इनकी भी मृत्यु हो गई। अब देखो भाई, पेशवा भी मर गए, दो बड़े बड़े नेता थे नाना फडणवीस, वे भी मर गए, दूसरे कौन से थे, महादजी सिंधिया थे, भी मर गए। अब कोई मजबूत शासक नहीं बचा है जो सत्ता को संभाल सके। अब मजबूत शासक नहीं बचा है तो अब ऐसे दुर्बल और कमजोर टाइप के व्यक्ति हैं वो सत्ता में ऊपर आएंगे। ठीक है, राजनीति में कोई प्रबल व्यक्ति होना चाहिए जिसका नेतृत्व अच्छा हो। आप ये मान के चलो सेना कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब तक उसका सेनापति मजबूत नहीं होगा तो सेना नहीं जीत पाएगी। ठीक है, सेनापति का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन अब कोई सेनापति मजबूत रहा नहीं। अब ये भी, इसकी भी हो जाती है डेथ। अब इसकी डेथ हो जाती है तो एक नया नाम आता है फिर बाजीराव द्वितीय का। ठीक है, एक नया नाम आता है बाजीराव द्वितीय का। ठीक है, बाजीराव द्वितीय, हालबाई की संधि हम पढ़ चुके हैं। फिर आता बाजीराव द्वितीय। ठीक है, मैं पहले लिख चुका हूं बाजीराव द्वितीय, अब पढ़ेंगे हम बाजीराव द्वितीय के बारे में। ठीक है, एक बार ये लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये घटना होती है इस दौरान, सालबाई की संधि के दौरान। सालसेट और थाना द्वीप अंग्रेजों को दे दिया, माधव नारायण राव को पेशवा घोषित कर दिया। ये एक अल्पवयस्क है, यानी कि 18 साल से छोटा आज के उम्र में, मुझे पता नहीं उसमें 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का जितना भी था, ये छोटा बच्चा है। ठीक है, अब जो राजनीति करते हैं नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया होते हैं, इनका अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विवाद हो जाता है। और विवाद में क्या होता है कि परेशान होकर माधव नारायण जो पेशवा हुआ आत्महत्या कर लेते हैं, और इसके बाद कुछ समय बाद महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। एक कमजोर और दुर्बल व्यक्ति जिनका नाम है बाजीराव द्वितीय, ये पेशवा बनते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब नंबर किसका आ गया भाई, अब नंबर आ गया बाजीराव द्वितीय का। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बन गए पेशवा। ये है रघुनाथ राव के पुत्र। ठीक है, रघुनाथ राव के पुत्र हैं ये। रघुनाथ राव से कुछ याद आ रहा है, आया कुछ याद रघुनाथ राव से? रघुनाथ राव वो व्यक्ति थे जो यहां से भागकर अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी। इनके फादर रघुनाथ राव, ठीक है, अगर उन्होंने संधि की थी तो मौका जब इनको भी मिलेगा तो ये भी भागेंगे और ये भी संधि करेंगे। और यही इन्हीं संधियों में से एक संधि है, और वो आगे पढ़ेंगे हम कौन सी संधि करते हैं। ये क्या करता है, रघुनाथ राव के पुत्र हैं। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए किसके पुत्र हैं, ये रघुनाथ राव के पुत्र हैं। इसके बारे में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये है उसके फादर ही भागकर अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी तो ये भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब अपने ही अपनों के खिलाफ साजिशें रचने लगे तो आप ये मान के चलो कि अपनों का और अपना खुद का दोनों का विनाश होना तय है।
ठीक है। और दूसरी बात बता दूं, आपके नेचर के हिसाब से आपके वर्तमान के समय में कभी आपको अपने पराया लगने लगे और पराय अपने लगने लगे तो आप ये मान के चलो कि आपकी बर्बादी का दौर शुरू हो चुका है। उसका जो खामियाजा है वो आपको कब भुगतना पड़ेगा, वो बात आपके लिए अलग है। चलो ये मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ, ये हमारे लिए आज भी ज़रूरी है कि हमें अपनों के खिलाफ साजिश रचने के लिए दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। जबकि इसके फादर ने अंग्रेजों की सहायता ली थी और मराठों का विनाश शुरू कर दिया था। ठीक है। ये क्या करता है, रघुनाथ राव का पुत्र है और ये पेशवा बन जाता है। ये एक अयोग्य व्यक्ति है, मैंने इसके आगे लिख दिया अयोग्य। ठीक है, ये एक अयोग्य व्यक्ति है। ये बंदा क्या करता है सबसे पहले जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मैंने पीछे क्लास में बताया था, एक संगठन था जिसमें होलकर थे, जिसमें सिंधिया थे, जिसमें गायकवाड़ थे और भी हैं। ठीक है ना। ये क्या करता है, उनको आपस में भिड़वा देता है, लड़ाई करवा देता है। ये चाहता है कि आपस में लड़ते रहें और मैं आराम से बैठ के मजे लूं। ये क्या कर देता है, संगठन में दरार डाल देता है, यानी कि संगठन में लड़ाई कर देता है, संगठन में लड़ाई शुरू करा देता है। शुरू मतलब क्या करता है कि ये नई नई ऐसी ऐसी घटनाएं करता है जिससे मतलब संगठन में विवाद हो जाए, जिसमें गायकवाड़ हैं, ठीक है, गायकवाड़ हैं, सिंधिया हैं, ठीक है, ताकि आपस में लड़ते रहे तो मैं आराम से बैठ के मौज करूँ। इसकी सोच है ये बंदे की। लेकिन ये भी उनसे कुछ बच नहीं पाता विवाद से, ये भी अपने मतलब विवाद में ही फंस जाता है। इस दौरान क्या होता है कि 1801 का समय, 1801 में ये क्या करता है, एक दौलत राव सिंधिया, सॉरी उनका नाम तो है जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर, ठीक है, जसवंत राव होलकर के भाई की ये हत्या कर देता है, जसवंत राव के भाई की हत्या कर देता है। अब जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देता है, कौन कर देता है, रघुनाथ राव ना, रघुनाथ राव का पुत्र क्या नाम है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र, रघुनाथ का, सॉरी उसके आगे लिख दिया था क्या यहां लिखना था, ये बंदा है अयोग्य, ठीक है ना, अयोग्य, ये बंदा अयोग्य है, कमजोर है। ये क्या करता है 1801 में, ये बाजीराव द्वितीय जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देता है। अब जसवंत राव होलकर को बड़ा गुस्सा आता है और ये क्या करता है, पेशवा और सिंधिया, पेशवा और सिंधिया की सेना को हरा देता है। ये कहता है पेशवा और सिंधिया की सेना को पराजित कर देता है भाई, ठीक है, पराजित कर देता है। अब क्या होता है, अब ये समझ गया पेशवा कि हमारी दोनों की सेना को ही होलकर ने हरा दिया है, अब हमारा विनाश तय है। अब ये क्या करता है, अब ये भाग जाएगा अंग्रेजों के पास, क्योंकि इनकी तो पुरानी परंपरा है, जहां बाप गया वहां बेटा भी गया। अब ये क्या करता है, बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास भाग गया, ठीक है, अंग्रेजों के पास भाग गया, जहां कौन सी, और वहां जाके इसने कहा कि अंग्रेजों के पास गया और अंग्रेजों से कहा भाई मुझे ना शरण चाहिए, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो वो होलकर मुझे मार देगा, जसवंत राव होलकर मुझे मार देगा। अंग्रेज बैठे हैं, हाँ भाई हमें तुम्हारा इंतजार था, ये आपका इंतजार है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि आजा भाई, और क्या कहते हैं चलो कॉपी पेन लेके आओ, इसके साथ हम एक संधि करते हैं, नहीं तो ये मना कर देगा, ठीक है, एक संधि करते हैं। अब संधि के दौरान क्या करेंगे, इसको बड़े प्यार से लूटेंगे, ठीक है ना, आजा ये भी मुझे दे दे, ये भी हमें दे दे, ये भी हमें दे दे, आपकी रक्षा हम करेंगे। और ये कौन सी होती है, बसीन की संधि। और इसके साथ बाजीराव द्वितीय के साथ एक संधि कर लेते हैं जिसका नाम है कौन सा, बसीन की संधि। कौन सा, बसीन की संधि कर लेते हैं, ठीक है ना, बसीन की संधि कर लेते हैं। अब बसीन की संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, आप क्या करें यहाँ का स्क्रीनशॉट लें, हम पढ़ेंगे बसीन की संधि के बारे में। हो गया स्क्रीनशॉट। इसमें क्या पढ़ा था कि बाजीराव द्वितीय बन जाता है पेशवा और ये क्या करता है, संगठन में लड़ाई शुरू कर देता है, साजिशें रचता है और क्या करता है, अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में सोचता है, लेकिन होता नहीं कभी भी। ये 1801 में जसवंत राव के होलकर के भाई की हत्या कर देता है, होलकर पेशवा और सिंधिया की सेना को पराजित कर देता है। ये भागकर अंग्रेजों के पास चला गया, अंग्रेजों के पास जाकर इसने बसीन की संधि कर ली। इसके फादर ने जाके वहाँ सूरत की संधि की थी, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम पढ़ते हैं अब बसीन की संधि के बारे में, ठीक है।
हम पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे बसीन की संधि के बारे में। ये है बसीन की संधि। बसीन की संधि के तहत अंग्रेज कहते हैं चलो हमने आपकी जान को बचा लिया, हम आपको बचा लेंगे, हमें क्या चाहिए बदले में, ठीक है, हमारी आप फरमाइश पूरी करो तब हम आपको संरक्षण देंगे। सबसे पहले क्या कहते हैं कि पूना में अंग्रेजी सेना रहेगी, ठीक है। क्या कहते हैं अंग्रेज कि पूना में अंग्रेजी सेना रहेगी, ठीक है, पूना में अंग्रेजी सेना रहेगी। अब मजबूर है बाजीराव द्वितीय, ये बोलता है चलो भाई जान छूटनी चाहिए मेरी, चलो आपकी बात मान ली, क्योंकि जब बात आ जाए क्या चाहिए आपको, जान चाहिए या माल चाहिए, ठीक है, तो कहता मुझे जान चाहिए माल नहीं चाहिए, माल आप ले जाओ कोई बात नहीं। इसने क्या किया, पुनः में अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी सेना के लिए छोड़ दिया, जाओ आप। तो इसके साथ क्या किसने इसने क्या किया, गुजरात और तुंगभद्रा नदी है, गुजरात व तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी का जो दोआब क्षेत्र है, ठीक है ना, दोआब क्षेत्र, ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी में पता चलेगा दोआब क्षेत्र क्या है। दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया, चलो भाई यहां से जो आता है वो सब कुछ आपका है, सौंप दिया, चलो ठीक है। इसके साथ अंग्रेजों ने कहा कि विदेशी जो रिश्ते हैं आपके, विदेशी रिश्ते भी अंग्रेजों के अधीन रहेंगे। आप विदेशों के साथ क्या क्या व्यवहार करते हो वो हमें पता चलना चाहिए, हम करेंगे आप नहीं करोगे। विदेशों के साथ जो संबंध हैं वो अब अंग्रेजों के अधीन आ गए। विदेशी रिश्ते या फिर आप बोल सकते हैं संबंध, ठीक है, ये आ गए अंग्रेजों के अधीन। अब ये बंदा बाहर से कुछ ले दे भी नहीं सकता क्योंकि अंग्रेजों के अधीन आ गए, इनके संबंध भी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन आ गए। अब ये बंदा अपने आप से कुछ व्यवहार नहीं कर सकता, चलो ये भी ठीक है। इसके साथ क्या कहा, सूरत है वो भी अंग्रेजों ने कहा कि हमें चाहिए, और इसने क्या कहा, चलो भाई मेरी जान बचनी चाहिए, मैं आपको सूरत भी देता हूं। सूरत भी अंग्रेजों को दे दिया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। कुछ योद्धा ऐसे होते थे अपनी जान न्यौछावर कर देते थे लेकिन अपना क्षेत्र नहीं देते थे। कुछ योद्धा ऐसे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, तो ये उन योद्धाओं में से है, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। जबकि योद्धा ऐसे होते हैं अपनी जान न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपना क्षेत्र नहीं देंगे, ये उन लोगों में से नहीं है। सूरत भी अंग्रेजों को दे दिया, ये कमजोर आदमी है, ठीक है। इतना बड़ा नुकसान है, सूरत भी दे दिया, ठीक है। अब ये संधि हो गई तो मराठा सरदार और भी हैं, अकेला ये तो है नहीं, और भी हैं मराठा सरदार। वो सोचते हैं कि तो मराठों के प्रभुत्व को चुनौती दे दी इस बंदे ने, तो अंग्रेजों ने तो क्या क्या सब कुछ ले लिया इससे, अब हम क्या करेंगे। तो अब क्या करते हैं मराठा, क्या करते हैं जो और सरदार हैं वो इसके साथ विरुद्ध कर देते हैं, और अब स्टार्ट होगा फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये संधि की ये नियम है ना, 1 नंबर 2, ठीक है, 3 4, ये ऐसी ऐसी संधियां कर ली कि मराठों के पास अब कुछ ज्यादा बचा नहीं। अब मराठा सरदार सोचते हैं कि नहीं ये हमारी ना प्रभु सत्ता को एक चुनौती है और ये संधियां हम स्वीकार नहीं करेंगे, और इसलिए क्या हो जाता है फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो जाता है। और अब पढ़ेंगे हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, आप स्क्रीनशॉट लें इस चीज का, फिर पढ़ेंगे हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलो अब पढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अब पढ़ेंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कहां से होती है कि जो सरदार हैं मराठा सरदार हैं जिनका नाम, एक का नाम है
दौलतराव सिंधिया, एक का नाम है दौलत, ठीक है, दौलत राव सिंधिया, एक का नाम है रघुजी भोसले, ठीक है, रघुजी भोसले और दौलतराव सिंधिया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने, बाजीराव द्वितीय ने जो समझौते की थे, जो संधि की थी, बसीन की संधि यहाँ जो हम पढ़ रहे थे, इसका विरोध करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे विरोध करते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं फिर, आर्थर वेलीजेली के, ठीक है, आर्थर आर्थर वेलीजेली, ठीक है, वेलीजेली के नेतृत्व में, ठीक है, नेतृत्व में सेना भेजते हैं और जिसका कमांडेंट कौन बना दिया, आर्थर वेलीजेली, और इसके नेतृत्व में सेना भेजते हैं और ये सेना दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले की सेना को पराजित कर देती है, ठीक है। आर्थर वेलीजेली के नेतृत्व में सेना दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले की सेना को पराजित कर देते हैं और इनकी सेना क्या हो जाती है, जीत हो जाती है इनकी सेना की, ठीक है ना। कहानी आप समझे, मैंने लाइन में छोटा लिखा है। इसके अंग्रेजों की सेना आर्थर वेलीजेली के नेतृत्व में जाती है, दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले की सेना को पराजित कर देती है, ये अंग्रेज जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। यहाँ तक तो आप ये पढ़ा। और साथ ही साथ कुछ ही दिनों में ये देखते ही देखते दक्कन पर भी अच्छे अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और उधर से ये कुछ समय बाद आगरा, दिल्ली, उत्तर में आगरा और दिल्ली पर भी कब्जा कर लेते हैं। अब है जो इनका सबसे लास्ट मजबूत जो शासक बचे हुए थे मराठा, जिन एक समय लग रहा था कि मुगलों के बाद मराठा शासन करेंगे, वो 1761 की लड़ाई में हार गए थे। वहां से पता चल गया कि अब ये शासन नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बार इनका फिर से उत्थान होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं संभाल पाते बाद के, और ये अपने आपस की लड़ाई में उलझ जाते हैं और यहाँ से इनका विनाश शुरू हो जाता है और आगरा दिल्ली पर भी कब्जा हो जाता है और फिर अलग अलग संधियाँ होती हैं। हरियाणा पर भी 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि के तहत कब्जा हो जाता है और ये अलग अलग संधि होती हैं और क्या होता है कि इनके पास अब कुछ ज्यादा नहीं बचता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है भाई, ये बेचारे कुछ ज्यादा तो बचता नहीं है। अब संधि के लिए 3 संधि होती है कि सुरजी अर्जन गांव की संधि, ठीक है, सुरजी अर्जन गांव की संधि द्वितीय मराठा युद्ध के बाद, ठीक है। चलो, इस संधि में कुछ प्रावधान रखे जाते हैं। अब इनके पास कुछ ज्यादा सत्ता नहीं बची है। एक बचती देवगांव की संधि, ठीक है, देवगांव की संधि, ठीक है। अब मराठों के पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है, अंग्रेजों के पास कुछ ज्यादा छुटा नहीं है। अब यहां से मराठे सोचते हैं कि भाई अब मरता क्या करता, अब कुछ न कुछ हो करना चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। कौन सा होता है? तृतीय। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो, इनकी कोई भी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, वो अपनी अलग कहानी रखता है। दो तक तो एक दूसरे से कहानियां संबंधित थी दोनों की, तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो यहाँ से कोई इनकी कहानियां संबंध नहीं है, वो कुछ अलग कहानी पे डिपेंड है, जिसका नाम है क्या, एक बाहुबली में थे ना, बाहुबली 2 में क्या आ जाते हैं वो, एक बार वो सेना लेके, नाम तो होता उनका पिंडारी, ठीक है ना, पिंडारी। तो पिंडारियों पे डिपेंड है भाई वो। तो हम पढ़ते हैं इसका, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, हम पढ़ेंगे फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगर हम तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या होता है कि उस समय जो जर्नल है उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनकी जो रणनीतियां हैं वो दमनकारी, आप लिख सकते हैं दमनकारी नीतियां हैं, ठीक है। ये दमनकारी नीतियां अपनाते हैं और इसके कारण ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और दमनकारी नीतियां क्या है, ये क्या कर देता है, सबसे पहले तो पिंडारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, ठीक है, पिंडारियों के खिलाफ
संघर्ष छेड़ देता है या युद्ध छेड़ देता है। अब पिंडारियों के साथ संघर्ष होता है तो मराठा इसको सीधा अपनी प्रभुता को मानते हैं कि यार सीधा ये तो हमारी उस पर वार किया है, ठीक है, ये तो हम पर ही वार किया है। ये पिंडारी कौन है, ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं पिंडारी कौन है। ये अवैतनिक सैनिक है, यानी बिना वेतन के सैनिक है। ये क्या करते हैं, अंग्रेज इनकी मराठों की सहायता करते हैं और जो लूट का माल होता है उसमें से कुछ हिस्सा ये पिंडारी ले लेते हैं। अगर पिंडारी क्या है, इनकी सेना में भर्ती होते हैं, ये वेतन नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी लड़ाई होती है उसके अंदर जो भी माल लूटा जाएगा उनमें से कुछ हिस्सा किसका होगा, पिंडारियों का। अगर पिंडारियों के खिलाफ लड़ाई होती है तो फिर पेशवा क्या करता है, नहीं भाई ये तो अब हमारी प्रभुता को वो क्या है, चुनौती है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं जिसको नाम दिया जाता है तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में क्या होता है कि ये पेशवा हार जाता है, यानी कि मराठा हार जाते हैं, ठीक है, मराठा हार जाते हैं। मराठा हार जाते हैं तो अंग्रेज कहते हैं कि अब क्या करोगे भैया, अब आपके पास क्या है, ठीक है, अब आपके पास क्या है, ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो। अब मराठा बोलते हैं अब हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं बचा, हम तो एक संधि ही कर सकते हैं। चलो संधि पे आ जाओ भाई। ये संधि हो गई कौन सी, पूना की संधि। पूना की संधि में क्या होता है, चलो भाई कोई बात नहीं, हम तो संधि के लायक बचे और हमारे पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इस संधि में क्या क्या, अब ना पेशवा पद है, पेशवा पद का कर दिया अंत, आगे से कोई पेशवा नहीं होगा, ठीक है। पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। इनको बिठूर, एक जगह नाम है बिठूर जो कि पड़ती है कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में बिठूर भेज दिया, ठीक है, किसको, पेशवा को। चलो और क्या किया, मराठा साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला दिया, ठीक है। पूना को या मराठा क्षेत्र को, मराठा साम्राज्य के क्षेत्र को, मराठा साम्राज्य के क्षेत्र को बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंसी में मिला दिया, ठीक है। एक तो ये काम कर दिया। पेशवा पदकांत, पेशवा को भेज दिया बिठूर कानपुर में। मराठा साम्राज्य के क्षेत्र को बंबई में मिला दिया। एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है सतारा, सतारा पर शिवाजी का कोई वंशज है बेचारा, ठीक है, शिवाजी के वंशज को राजा बना दिया, नाम मात्र के हैं बस ये है, ये शिवाजी के वंशज को राजा बना दिया गया, ये हो गया, ठीक है। और ये कि कहाँ चले गए, पेशवा चले गए अब कानपुर में। अब 1751 में पेशवा की मृत्यु हो जाती, सॉरी 1851 में पेशवा की हो जाती है मृत्यु, 1851 में पेशवा की हो जाती है मृत्यु। और पेशवा को ना पेंशन देती है अंग्रेजी सरकार, ठीक है ना, पेंशन मिल रही है, चलो आप पेंशन लो और वहां बिठूर जाके बैठ जाओ, आपको पेंशन मिलेगी। जब 1851 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन भी बंद हो जाती है। फिर इसका पुत्र होता है जिसका नाम है धोंदू पंत, ठीक है, धोंदू पंत, जिसको नाना साहब के नाम से जानते हैं, नाना साहब, ठीक है। अब ये क्या करता है कि मेरे पिताजी की जो पेंशन थी वो मुझे मिलनी चाहिए, मेरे पिताजी की पेंशन मुझे मिलनी चाहिए, पर अंग्रेज देने से मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी हाल में नहीं देंगे। अब इस बंदे को होता है गुस्सा, इस बंदे को गुस्सा आता है, ये कुछ नहीं कर पाता। फिर एक समय आता है 1857, ठीक है, 1857, यार कहाँ, 1857 में क्रांति शुरू हो जाती है। और ये क्या करता है, 1857 की क्रांति में एक सक्रिय हिस्सेदारी करता है कि हम अंग्रेजों को बाहर करेंगे, अंग्रेजों को बाहर करेंगे। और वो हमने क्या किया था, पीछे हम पढ़ भी चुके थे इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। और क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं, एक बार तो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे, फिर ये फिर से मजबूत सत्ता में आते हैं, तो ये बेचारा नेपाल भाग जाता है और ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म, तो इनका पद हो ही गया था। और मराठा साम्राज्य फिर अपने आराम से खत्म, यानी अपनी जिंदगी आम आदमी की तरह वो जी रहे हैं। और मराठा साम्राज्य का ये अपना लेक्चर था, ये लास्ट लेक्चर था। इससे पहले हम बहुत लेक्चर ले चुके हैं, बहुत सी कहानी घटनाएं हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कंपनी ने किन किन क्षेत्रों पर कब्जा किया है, पंजाब पर किया है, और कोई छोटे छोटे क्षेत्र थे उनके ऊपर भी किया है, वो और पढ़ेंगे हम। और उसके बाद क्या क्या आएंगे अलग अलग, फिर कंपनी की रणनीतियाँ क्या होती, फिर 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे,
फिर हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे गांधी का आगमन पढ़ेंगे, गांधी के बाद की क्या क्या घटनाएं, भारत कैसे आज़ाद हुआ, ये सारी कहानी हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे। तो ये सभी कहानियों को आप अच्छे से पढ़ने के लिए शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने किसी भी टेलीग्राम चैनल भी, फेसबुक, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सभी को हमारी क्लास देखने के लिए।